हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक दिन हर पेंशनर, जो सैनिक पेंशनर है, ये जानने के लिए ललायत रहता है क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ। और ये जानने के लिए वो सबसे पहले यूट्यूब पर जाता है, वहाँ उसे कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इंडिया आर्मी अपडेट, एक न्यूज़ चैनल है, वो बताते हैं कि सरकार को 6 मांगें दी गई, उनमें से 3 मांगों को मान लिया गया है। हमने भी यूट्यूब खोला, ये सुन करके बहुत खुशी हुई कि 3 मांगें मान ली गई हैं और 3 मांगें बता भी रखी थी। हमने बड़े उत्सुकतापूर्वक उसको खोला। हमने सोचा हो सकता है कि जो जंतर मंतर पर हमारे जो सैनिक संगठन है, जो हमारे भाई हैं, धरना दे करके बैठे हुए हैं, उनकी कोई वार्ता भारत सरकार से हुई होगी और 3 बातों पर सहमति बन गई होगी। और उन्होंने 3 बातों की सहमति भी बताई। पहली बात तो उन्होंने बताया कि टेबल नंबर 7, 8 और 27 में सुधार के लिए सरकार मान गई है। दूसरा बताया उन्हें फिटमेंट जो फैक्टर है उसके लिए 2.67 के लिए मान गई है। और दूसरा कोई जेसीओ ऑनरी रैंक के लिए मान गई है। जब हम आगे चले और उसको खोला तो बड़ा अचंभा हुआ कि वो बताते हैं कि उत्तराखंड का कोई सैनिक संगठन था, उन्होंने जिला कलेक्टर को कोई ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में कई बताते हैं कि उत्तराखंड की सरकार मान गई है कि टेबल नंबर 7, 8, 27 में सुधार के लिए वो मान गई है। भैया ये बताइए कि उत्तराखंड सरकार का भारत सरकार का जो एमओडी है उससे क्या लेना देना है? उनका मामला अलग है, इनका अलग है। ऐसी तो कोई वार्ता हुई नहीं है, वार्ता भी नहीं हुई है सैनिक संगठनों की, और ऐसा कोई लेटर भी नहीं आया है। फिटमेंट फैक्टर 2.67 के लिए मान गई है। जब ऑलरेडी तुम्हारा फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा है तो इसके लिए क्या मनवाओगे? जेसीओ ऑनरी रैंक, अब क्या कहना चाहते हो? आप कह रहे हो जेसीओज का ऑनरी, तो जेसीओज में ऑनरी रैंक तो ऑनरी नाइसर होता है, ऑनरी सूबेदार मेजर होता है, ऑनरी सूबेदार होता है। आप बात कर रहे हो जेसी ऑनरी रैंक की, और जब बाद में बात करते हो तो आप करते हो ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की। पहले दो सोच तो लीजिए आप कह क्या रहे हो। इस प्रकार की सूचनाएं हमें न दें, क्योंकि हम बहुत उत्सुक हैं हर चीज़ को जानने के लिए, और थोड़ी सी भी इस प्रकार की सूचना आती है तो ऐसी लगती है कि बहुत ही उम्मीद भरी सूचना है और उसे हम पढ़ने को ललायत हो जाते हैं। और 2 दिन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा यदि किसी व्यूअर ने इसको देखा है तो इसको 2 दिन के अंदर 73,000 व्यूअर्स ने इसको देख लिया है। क्योंकि इस प्रकार को पता है, इस प्रकार की हम झूठी न्यूज़ डालेंगे तो झूठी न्यूज़ पर लोग देखेंगे और हमको व्यूज मिलेंगे। प्लीज़ ऐसे काम ना करें और जंतर मंतर पर बैठे हुए जो आदमी हैं, जो हमारे सैनिक संगठन है, उनको अपना काम करने दें। अब सवाल ये उठता है कि ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं क्या? ओआरओपी की विसंगतियों को ढूंढने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ओआरओपी की विसंगति केवल और केवल ओआरओपी के नोटिफिकेशन 7/11/2015 में ढूंढ दिए, उसके बियॉन्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि हर व्यक्ति माई वेज हाईवे, बस एक नया फॉर्मूला लेकर आए कि 75% इसकी पेंशन हो, वेटेज के साथ हो, उससे ओआरओपी आए। भाई एक डिमांड तो हो सकती है ओआरओपी नोटिफिकेशन में, इसमें अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन इसका ओआरओपी की विसंगतियों से क्या लेना देना है? ये तो पॉइंट आपको बहुत पहले उठाना चाहिए था जब ओआरओपी का नोटिफिकेशन आ गया। ओआरओपी का नोटिफिकेशन 2015 में आया था, आज 7 साल हो गए और 7 साल में आप इसमें अमेंडमेंट नहीं करा पाए, और जब विसंगति आ गई तो विसंगति के नाम पे इसमें आप अमेंडमेंट कराने जा रहे हो। ओआरओपी की विसंगति केवल और केवल ओआरओपी के नोटिफिकेशन में है। और यदि जो ओआरओपी की नोटिफिकेशन में स्पष्ट कह रखा है कि जो वर्तमान की जो रैंक है उनका जो ओआरओपी है, उनकी जो पेंशन है वो पीछे वालों को जाएगी, सिपाही की सिपाही को जाएगी। लेकिन सिपाही ACP2 लगा करके इन सिपाही ACP2 को अलग कर दिया है और सिपाही को अलग कर दिया है, और इस प्रकार के जो भेदभाव किया गया है ये ओआरओपी की विसंगतियां हैं और भी हैं। और ढूंढना चाहते हो विसंगतियों को, जो फिटमेंट फैक्टर है वो फिटमेंट फैक्टर जो JCOR के हैं उनकी जो टेबल है उससे मैच नहीं करते। उसकी टेबल मैंने पूरी डाली भी दी है और पढ़ने वालों ने और समझदार लोगों ने समझ भी ली होगी। अब क्योंकि 2.57 से ज़्यादा जिनके फिटमेंट फैक्टर हैं उनकी बढ़नी चाहिए, उनकी कम उनकी घटनी चाहिए। लेकिन ऑफिसर्स में मेजर का 2.38 से फिक्सेशन हुआ है, जो 7वें वेतन आयोग के इनिशियल स्टेजेज हैं, तो उनकी कैसे बढ़ गई?
यदि उन 12% उनका रेगुलर वृद्धि है, उनकी हो नहीं सकती। यदि उनकी हुई है तो दूसरों की भी होनी चाहिए। जो सूबेदार एक्स हैं, सूबेदार जो वाई हैं, उनका फिटमेंट है 2.66 और वो 2.57 से 0.09 ज़्यादा है। इसका मतलब उन हर जो सूबेदार एक्स है उसकी कम से कम 2700 रुपये पेंशन बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनका एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। ये है OROP की विसंगतियाँ। अब कुछ हमारे पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें कोई शक नहीं है कि एजिटेशन से सुधरेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं एजिटेशन नहीं कोर्ट से सुधरेंगे। 631 सर्कुलर जिसके बारे में काफ़ी शोरगुल हुआ है, अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया है। वो केवल और केवल भारत सरकार के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलेगा तब सुधरेगा, और जिससे जो भी इससे अफेक्टेड है उनको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार टेबल नंबर 8, एक नई टेबल क्रिएट कर दी गई है जिसकी जरूरत नहीं थी, और टेबल तो अलग होनी थी, लेकिन उसमें जो डेट डाली हुई 1/1/2016 उसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। 1/1/2016 से उसको जो लागू किया गया है वो है OROP की विसंगति। अब हम जो हमारे सैनिक भाई हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनसे हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे। हमने कई न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि आपको साथ देने के लिए कुछ किसान संगठन मन बना रहे हैं। इस देश में बहुत सारे किसान संगठन हैं, जैसे हमारे सैनिक संगठन है। हर एक सैनिक संगठन और हर एक किसान संगठन कहीं ना कहीं हर एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। यदि आपको कोई भी किसान संगठन आकर के ज्वाइन करता है तो स्वाभाविक है कि वही किसान संगठन आपको आके ज्वाइन करेंगे जो भारत सरकार के विरोध में होंगे। सरकार कोई भी हो, यानी सरकार विरोधी लोग ही आकर के ज्वाइन करेंगे। और जैसे ही ये लोग आकर के ज्वाइन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मामला जो सैनिक संगठनों का है वो 2 भागों में बट जाएगा, और हमारी जो मुहिम आपकी चली हुई है उसमें धक्का लगेगा। और वैसे भी हम किसान संगठनों का स्वरूप पिछले दिनों में जो लाल हुआ था, देश में जो उत्पात हुआ था, उसको कोई भूला नहीं है, उसको अच्छी तरह से सबको याद है। तो हम यही चाहेंगे आपसे कि आप अपना आंदोलन स्वयं चलाएं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे आंदोलन को चलने दें, आप नहीं आए। अदरवाइज आपको जैसे ही किसान संगठन आपको सहयोग करने के लिए आएंगे, आपकी जो ESM कम्युनिटी है इसके ही 2 फाड़ हो जाएंगे, क्योंकि ESM भी हर पार्टी में है, हर पार्टी के संगठन बने हुए हैं। उत्तराखंड में तो एक बहुत सशक्त संगठन है जो कांग्रेस का है, और यदि इस प्रकार का किसी प्रकार की जो दृश्य जंतर मंतर पर बनता है तो स्वाभाविक सी बात है OROP तो साइड में हो जाएगी और वहाँ दूसरी बातें ही होने लग जाएंगी। और दूसरा हम ये बताना चाहेंगे कि OROP की जो विसंगतियाँ हैं उसको नोटिफिकेशन में ही ढूंढें, उसके फिटमेंट का जो फैक्टर्स हैं उनमें ढूंढें, इधर से उधर उसको न ढूंढेंगे तो मिलना जाना तो वहाँ पर कुछ है नहीं। और दूसरा हम ये बताना चाहेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो काफ़ी सहायक हो सकता है सरकार को घेरने के लिए और उनसे पूछने के लिए, बताइए जो फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार के हैं तो हमारी OROP की टेबल में परेशानियां क्यों हैं। और तो मैं कुछ खास नहीं बताना चाहूँगा, बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लोगों ने बीड़ा उठाया है तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें सफल हों। और सबसे सरप्राइजिंग थिंग ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हल्का सा मैटर है कि OROP की विसंगतियाँ हैं। भारत सरकार को अब तक जो भी सैनिक संगठन जंतर मंतर पर बैठे हैं उनसे वार्ता करनी चाहिए थी। कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। यदि ये इस समय इसको सुलझाने के लिए कहें कि ठीक है OROP थर्ड में हम ठीक कर लेंगे, इस समय सबको फ़ायदा पहुंचा दें, 9% से पहुंचाएं या 12% से पहुंचाएं और हम तीसरे OROP में जाकर के इसको ठीक कर लेंगे, तो ये जो सैनिक संगठन जंतर मंतर पर बैठे हुए अपना कीमती टाइम वेस्ट करते हुए ये न करें और न ये परेशान हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने जंतर मंतर पर धकेल दिया है और कुछ जो हमारे पेंशनर हैं जो अभी कोर्ट में जा रहे हैं उनको कोर्टों में ढकेल दिया है, जहां उनका पैसा भी खर्च होगा,
समय भी खर्च होगा और जो उनको परेशानी होगी वो अलग है। अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।